नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी लगातार गारंटी दे रही हैं। ग्वालियर में भी उन्होंने कई बड़े वादे किए। अब यही वादे कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र एक तरह से तय कर दिया है। इतना ही नहीं, ग्वालियर में प्रियंका ने कांग्रेस के सीएम फेस पर भी मोहर लगा दी। लेकिन अब उनकी गारंटी पर कांग्रेस निशाना साध रही है। लेकिन सवाल है कि प्रियंका का एमपी में इतना एक्टिव होना क्या इशारा कर रहा है? क्या बीजेपी के पास कांग्रेस की गारंटी और उनसे निपटने का कोई प्लान तैयार है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका ने फाइनल किया घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में प्रियंका की गारंटी होगी शामिल। कमलनाथ के चेहरे पर भी लगाई मोहर। कमलनाथ जी से मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी मांग अपनी तरफ से भी करना चाहती हूँ। मुझे दिव्यांग लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र 600 रुपये है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी जरूर बढ़ाइएगा। ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का मैनिफेस्टो लगभग सेट कर दिया है। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को नकारते हुए जिस तरह से जबलपुर वाली गारंटी दोहराई, उससे अब ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस का आने वाला घोषणा पत्र इन्हीं गारंटियों के इर्द गिर्द बुना जाएगा, जिसमें युवा, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। लेकिन कांग्रेस की इन गारंटियों का काट बीजेपी लगातार निकालने में जुटी है। फिर चाहे बात लाडली बहना के जरिए महिलाओं को साधने की हो या फिर युवा नीति लाकर नए वोटर्स को लुभाने की। हालांकि पुरानी पेंशन जैसे अभी कुछ ऐसे मसले हैं जिनकी काट बीजेपी को ढूंढना है। देखिए, इससे पहले भी राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आए थे तो 1 से लेकर 10 तक गिन गए कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। 15 महीने की सरकार में 45 मुख्यमंत्री इनके बन जाने चाहिए थे। पर जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं और 2018 में इनकी सरकार बनी, कमलनाथ जी के जो पहले वाक्य थे वो ये थे कि फंड्स की कमी है मध्य प्रदेश में। उनको आईफा आईटा अवार्ड देखने लग गए, सलमान जैकलिन देखने लग गए। इनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं और वचनों पर प्रवचन देने का काम करते हैं। बीजेपी अपनी प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ेगी, लेकिन प्रियंका के दौरे के बाद उन अटकलों पर विराम लग चुका है जो कमलनाथ के चेहरे को लेकर थे, क्योंकि प्रियंका ने मंच से ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद इन सारे वादों को पूरा करने की बात कही। अब प्रियंका के वादे और कमलनाथ को चेहरा बताने पर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। देखिए, पूर्व में आपने देखा होगा किस प्रकार से जबलपुर में जब प्रियंका जी आई थी, उन्हें मां नर्मदे की आरती की। आरती करने के बाद जो हमारे 5 वचन थे, वो 5 वचन की घोषणा की। और जब अभी वो ग्वालियर में आई, जो जन आक्रोश रैली थी, उसमें जब आई तो जब एयरपोर्ट से वो आ रही थी तो उनको दिव्यांग भाई बहन मिले और उन्होंने उनकी समस्या सुनी। उन्होंने बोला हमारे लिए पेंशन सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत मंच से जाके 6वीं घोषणा की कि हमारी सरकार बनती है तो माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहली घोषणा जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, विकलांग भाई बहन हैं, उनके लिए सर्वप्रथम उनके लिए पेंशन की एक योजना लागू की जाएगी। और हम 6 घोषणा तुरंत तत्काल प्रभाव से जिस दिन सरकार बनेगी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो सारी घोषणाएं पूरी की जाएंगी। जिस तरह से प्रियंका ने किसी सीएम चेहरे और चुनावी मुद्दों को लेकर भाषण दिया, वैसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कोर्ट में फंसा राहुल गांधी के मामले को मान रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो कांग्रेस प्रियंका को आगे ला सकती है। इसलिए न सिर्फ 2023 की जंग में प्रियंका कमान संभालती दिखेंगी, बल्कि 2024 में भी यही तस्वीर बन सकती है। खैर, प्रियंका के वादे एमपी के चुनाव में कितना असरदार रहेंगे और बीजेपी उन वादों के जवाब में क्या रणनीति अपनाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है दुबे जी आपका अनादि टीवी में।
और नेता नहीं हुआ, रिजर्व बैंक के गवर्नर हो गए कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो गारंटियों की रेवड़ी ऐसी बांटी जा रही है, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, दिल्ली की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें चाहे बीजेपी की। लेकिन ये जो गारंटी वाला शब्द है, ये क्या जीत की गारंटी है कि वारंटी है कि इतने समय तक लागू रहेगी, उसके बाद आपका अपना रिस्क है? देखिए, चुनाव दर चुनाव वादा खिलाफ राजनीतिक दलों द्वारा, उसके कारण ये परिस्थितियां बन गई है। पहले आप देखो, इन लोग कोई घोषणा पत्र कहता था, दोनों दल में हमारा घोषणा पत्र जारी, अब उसको एक वचन पत्र कहता है, एक संकल्प पत्र, और अब गारंटी, गवाह और सब आने लगे हैं। उस दिन में ये गंगा में शपथ लेंगे, जल के बीच में खड़े होते कि हम जो कहेंगे गीता दे के, गंगा जल लेके, क्योंकि कालांतर में कभी ना कभी किसी न किसी बात को बाधा खिलाती। और एक दल और एक नेता की बात नहीं है, जो ये बातें करते हैं अधिकांश उसमें से जीतने के बाद जाते हैं। इसी कारण ये स्थिति बनी है। और अब तो हर दल एक तो नीलामी बोली जैसी रेवड़ियां बांट रहा है और दूसरी गारंटी ले रहा है, लेकिन इसका फायदा भी दलों को मिलता है। पिछली बार राहुल गांधी ने किसानों के कर्जा माफ की जो बात की थी मंचौर में, उसका असर हुआ कि सरकार बन गई कांग्रेस की। अब 6 प्रमुख मुद्दों पर गारंटी, वारंटी सब कुछ प्रियंका गांधी ले रही है। उधर अब मोदी और शाह की टीम भी सक्रिय हो गई है। तो ये सब चलेगा, एक तरफ से आश्वासन और एक तरफ से गारंटी, क्योंकि जो साख गिर गई है उसका ये असर है कि ये सब करना पड़ रहा है जी, ताकि अभी भी समय है कि राजनीतिक दल इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा सा व्यवहारिक धरातल पे आए और लोगों को वही बात कहें जो कर सकती है। कोई बात नहीं होगी कि एक आध बार सरकार में आप नहीं है, लेकिन अब तो सब एक ही होड़ में शामिल है। खासकर जो नए दल उभरे हैं वो तो इसी में, दिल्ली में आप पार्टी में किया हुई, उसने पंजाब में किया वो सरकार बना, और भी दल है इसी तरह की बातें कर रहे हैं। या तो जाति धर्म की बात करेंगे या रेवड़ियां बांटने की बात करेंगे। अब कब कौन सिद्धांतों की बात करेगा, अनुशासन की बात करेगा, एक व्यवहारिक धरातल पर बात करेगा। मुझे लगता है इससे भी एक दिन निजात पाएगी जनता और ऐसे नेता, ऐसे दल को चुनेगी जो वाकई में व्यवहारिक धरातल पर हो, भले और रेवड़ियां ना बांटे, कोई गारंटी ना दे, लेकिन एक उसकी साख हो। तो बिल्कुल। इन सब का भी तो एक अंत होगा ना, कहाँ तक आकर ले जाओगे आप, क्या क्या बांट रहे हो? लेकिन तब तक जो कुछ नुकसान हो चुका होगा या जो कुछ जनता का होना होगा वो तो हो ही चुका होगा ना। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, हम देखते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव के पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर हो जाते हैं कि हम धारक को वचन दे रहे हैं, उसके बाद वो कोर्ट के जज हो जाते हैं कि तारीख पे तारीख कि भैया अभी पैसा नहीं है, अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। तो कई बार होता है कि फैसला हो जाता है, कई बार होता है कि दादा का जो मुकदमे का फैसला पोते तक जाता है। राजनीति में भी हम ये देखते हैं, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, तमाम सारे मुद्दे हों। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी? और दूसरा जो गारंटी की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है, जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में होता है, कि साहब इनका तो खजाना खाली है, इन्होंने तो इतना कर्जा ले रखा है, राज के प्रत्येक नागरिक पे इतना कर्जा है, लेकिन जब खुद की बारी आती तो वो कहते नहीं, हम तो चांद के तारे तोड़ के ला देंगे। हो सकता है अगले मैनिफेस्टो में कोई कह दे कि जो चंद्रयान गया, हम चांद पे प्लाटिंग भी करने की तैयारी कर रहे हैं अगर हमारी सरकार बन गई तो। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर वादे किए जाते हैं और जो घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र जो लाए जाते हैं वो एक तरह से जो मतदाता है उसके लालच को देखते हुए लाए जाते हैं। सत्ताधारी दल हो तो उसको लालच रहता है कि वो सत्ता में बरकरार रहे, विपक्ष में बैठा दल को लालच रहता है कि वो सत्ता में कैसे आए। तो जो लालच की जो प्रवृत्ति होती है ना व्यक्ति में, वो मुझे लगता है राजनीतिक दल ताड़ गए हैं, इसलिए वो मतदाताओं को लालच देते हैं। हम भले ही कहें कि चुनाव बड़े वैसे होते हैं, लेकिन कितने खर्चीले हो गए सबको पता है। क्या मतदाताओं को नहीं पता है कि शराबबंदी की बात करने वाले दल हों, चाहे शराब पिलाने की बात करने, दुकानें ज़्यादा खोलने की बात करने वाले हों, लेकिन वो बाकायदा शराब भी बांटते हैं, पैसा भी बांटते हैं। तो ये लालच, जो मतदाता लालच से प्रभावित हो जाता है उसको इस तरह से प्रभावित करके अपने पाले में लाते हैं। थोड़ा सा अंतर हो गया, पहले इंडिविजुअल प्रभावित करते थे, अब सामूहिक रूप से करते हैं। तो उसमें भी देखा जाता है ना, पहले से भी करते आए हैं। बिल्कुल। यदि आप देखिए कि दलितों को साधना है तो उनसे संबंधित आप योजनाएं लेके आओगे, उनसे संबंधित उनको ज्यादा से ज्यादा लालच देने की बात करोगे। आपने यदि गरीबों को साधने की कोशिश की तो पहले भी क्या एक बत्ती कनेक्शन का लालच नहीं था? क्या लालच दिया ना आपने? तो लालच के साथ साथ
आपका एक सरकार का दायित्व होता है कि वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करे। यदि लोगों के पास घर नहीं है तो घर दे, लोगों के पास सड़क नहीं, सड़क चलने के लिए बेहतर दे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दे, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अब लालच चलने लगा है। कोई कह रहा है कि नारी सम्मान योजना में हम 1500 रुपये देंगे, तो दूसरे ने उसकी काट निकाल ली कि हम तो 1000 रुपये लाडली बहनों को देना शुरू कर दिया हमने। यदि वो कह रहे हैं पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे व्यवस्था को, तो उन्होंने कहा भत्ता बढ़ा दिए कि कर्मचारियों को साधने के लिए कि वो नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। वो कह रहे हैं 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो आप देखना कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना सरकार ला देगी। जैसे भी शिवराज सिंह चौहान जी कह चुके हैं कि उनके पिटारे में अभी बहुत सारी योजनाएं हैं। बिल्कुल। और बिजली की बात करते हैं वो माफ़ करने की, तो आप देखिए यहाँ हमलावर होते हैं कि बिजली माफ़ करने की बात करते हैं 100 यूनिट तक और 200 तक हाफ करने की बात करते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में तो बिजली मिलेगी नहीं। तो ये मतदाताओं के ऊपर है कि वो लालच में आए या ना आए। आप वैसे भी देखो, घोषणा पत्र हो, वचन पत्र हो, संकल्प पत्र हो, इसमें सैकड़ों योजनाएं होती हैं, हर वर्ग को साधने की योजनाएं होती हैं, लेकिन कुछ ही प्रभावी होती है ना मनोज जी। बिल्कुल। वैसे ही इनकी 5 गारंटियां हैं। ये गारंटियां कितनी असरकारक होंगी, ये जनता के बीच में इन्होंने अपनी गारंटियां गिना दी हैं। अब उन गारंटियों की काट बीजेपी जो सत्ता में है वो करने की कोशिश कर रही है। वो कितनी मतदाताओं को समझा सकती है कि जो आपकी ज़रूरत है हम उस अनुसार दे रहे हैं आपको। जो ज़्यादा वादे कर रहे हैं, यदि कर्ज माफ़ी की वादे कर रहे हैं तो इन्होंने पिछली बार भी वादा किया था, पूरा किया कि नहीं, ये जनता के विवेक पर है कि वो किस पर भरोसा करें। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वादे तो सब करते हैं। तीसरा मोर्चा भी आएगा मनोज जी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, आप देखना और भी दल आएंगे, समाजवादी पार्टी आती है, बसपा आती है, वो भी बढ़ चढ़ कर वादे जो भी और छोटे मोटे बड़े दल। लेकिन वादों के लिए आपके पास धन नहीं है। ऐसा कोई स्रोत आप बताते नहीं हो कि यदि हम जो वादा कर रहे हैं उसकी भरपाई कैसे करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा कि हम रेत से जितना अवैध उत्खनन होता है इतने यहाँ से आएगा, आबकारी से आएगा, इससे हम वो करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो केंद्र सरकार को प्रपोजल देते हैं कि इतने हमें 50,000 करोड़ का हमें विशेष रूप से अनुदान दिया जाए, जिससे हम जो वादे किए। तो कम से कम राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि अपने वादे के साथ साथ ये भी बताना चाहिए, क्योंकि अब मतदाता जागरूक हो गए, कि इसकी भरपाई कैसे करेंगे। पिछली बार 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि खजाना खाली करके चले गए, उन्होंने फसल बीमा की राशि नहीं भरी। तो ये जब आप ऐसे तरह से नकारते हो, जो आपने कहा है कि तारीख पर तारीख जिस तरह कोर्ट देता रहता है, फिर कहते हो आपको 5 साल के लिए हमको मिला है पूरा, 5 साल हम सत्ता में रहेंगे तब हम वादे पूरे करेंगे, और आखिरी में आप वादे पूरे करते हो। आप पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, नए बार चुनाव में आने वाले हैं, लेकिन अब वो कमेटी बना रहे। तो फिर ऐसे वादे करके क्यों जाते हो आप, जो आप पूरे नहीं कर सकते, जो कि आपको राजनीतिक दलों को पता रहता है कि सत्ता में आने के बाद तात्कालिक लाभ के लिए हम कह सकते हैं। तो अब ये जनता भी समझ गई है मनोज जी कि आप जो वादे कर रहे हो वो पूरे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अशिक्षित जनता नहीं है पहले के दौर में कि आपने वादे कर लिए, आपने बड़े बड़े सपने दिखा दिए। उनको पता है कि कितने सपने आप साकार कर सकते हो, कितना पूरा कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के ज़्यादा बढ़ चढ़कर वादे करने चाहिए जिन पर जनता भरोसा ही ना करे। यदि वो भरोसा नहीं करेगी तो आपके वादों पर आपको वोट नहीं देगी। बिल्कुल। तो दुबे जी, इन वादों के अलावा भी कुछ और करना होगा राजनीतिक दलों को, क्योंकि अगर हम बात करें दोनों दलों की, कि लाडली बहना नारी सम्मान वो 1,500 का कह रहे थे, 1,000 शिवराज सरकार ने देना शुरू कर दिया, उसको बढ़ा के 3,000 की बात हो रही है। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, तो सरकार उसकी प्लानिंग कर रही है कि हो सकता है कि चुनाव के पहले दाम कम हो जाए। किसान कर्ज माफ़ी की बात है तो बीजेपी लगातार हमलावर है, जब से सरकार बनी, कांग्रेस की बनी थी तब से, और सरकार गिरने के बाद भी। कि आपने 56 लाख किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा किया था, वो अधूरा रहा। 24-25 लाख किसानों का आधा अधूरा कर्जा माफ़ हुआ है। अब जिसके लिए सरकार स्कीम ले आई कि जो डिफ़ाल्टर किसान हैं उनके ब्याज का पैसा सरकार भर रही है। नारी सम्मान की बात कर ले, ऐसी तमाम सारी योजना है। तो जब इसका तुलनात्मक जब उसका अध्ययन होगा तो फिर ये होगा कि जब ये पुरानी घोषणा है तो नया क्या, तो नया क्या करेगी का राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। आपने बिल्कुल सही कहा, आप 5 साल देते रहिए, लेकिन जो एक मतदान के पहले जो पर्ची के साथ जो मिलता है वो बहुत असरकारी होता है। आप कितनी रेवड़ियाँ बांट लो, कुछ कर लो, लेकिन जो अंतिम व्यवस्था होती है वो बड़ी कारगर होती है। और दल ऐसा नहीं, इसका भी इंतजाम करके रखे हुए। अभी जो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की। और कई बार वो व्यवस्था इतनी कारगर होती है कि उसको पूरा करने के बाद आदमी वोट डालने की हालत में नहीं रहता है। हम कह रहे वोट डालने भी जाए, फायरे से कहते हुए जाता हमें इस पे देना है। और एक ऐसा मुद्दा है, पैसे का भी चलता है, बहुत सारी चीजें चलती है, जो नहीं पीते हुए पैसे भी लेते हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत प्रभावी होता है। मैंने कई बार देखा कि किसी ने किसी की बहुत मदद की। हो सकता है दुबे जी इसलिए प्रभावी रहते हो वो कि मतदाता भी समझदार है, उससे मालूम है कि जितने भी वादे इन्होंने किए
वो तो हो सकता है पूरे ना हो, लेकिन अभी जो मिल रहा है कम से कम उसी से संतुष्ट कर लो। जो ये पूरा तो कर मिल ही चुके रहा है, हैं, जो पूरा हो रहा है, जो हो चुका है। वो तात्कालिक लाभ जो रहता है ना, वो बहुत असरकारी होता है। तो जो चतुर उम्मीदवार होता है वो बहुत सारे इंतजाम बचाए रखता है। जो कहते हैं ना, पर कत्ल की रात एक दिन पहले के लिए, बिल्कुल। उसमें सब इंतजाम होता है। बहरहाल बहरहाल तो जो समस्या है सबसे बड़ी, मनोज जी, बेरोजगारी की है। जिस घर में बच्चे पढ़ लिख कर आया है बाहर और बेरोजगार है, उस घर की आप हालत देखिए। इसीलिए युवा वर्ग या तो नशे में जा रहा है या अवसाद में जा रहा है। तो वो दल इसके लिए इंतजाम या करें उसकी कि जो योग्यता उसके मुताबिक उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उतना वेतन नहीं मिल रहा है, ये भी एक समस्या है। बहुत या बड़ी उसे समस्या- काम के हिसाब से योग्य नहीं बनाया जा रहा है। वो बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो दोनों जो बहुत जरूरी और बेसिक थे, उन्हें इतनी महंगी कर दी है और इतनी उसको लूट मची है जिसमें, तो उसी के कारण तो ये समस्या हो रही है कि लोग गिरवी रख के, अपनी खेती बेच के, बैंकों से कर्जा लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब बच्चा डिग्री लेके और जब बेरोजगार बैठता है तो पूरा घर एक तरह से अवसाद में आ जाता है। बच्चा तो बहुत अपने आप को वो कहता है, उसको मन में आता है कि हम माँ बाप ने इतना खर्चा किया और हम कुछ कर नहीं पा रहे। ये बड़ी भयावह समस्या है, खासकर मध्यम वर्गीय और सवर्ण तबके के परिवारों में। मैं देखता हूँ आसपास परिचितों में, रिश्तेदारों में। बिल्कुल, तो आप हमसे रोज इसका दो चार होते हैं इसी। उनकी शादियां नहीं हो रही, नशे में गिरफ्त हो रहा, कई बच्चे अवसाद में चले गए। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, भारत युवा देश है, तो उसकी जो बेरोजगारी है, जो वो बहुत बड़ी समस्या है। उसकी तरफ दलों को ध्यान देना चाहिए। और इतने उपाय हैं, पता नहीं राजनीतिक दलों कौन रणनीतिकार बैठते कैसे करते हैं। बहुत उपाय हैं जो, क्योंकि उनको पता है ना, उनके अपने बेटों को तो नौकरी करना नहीं, या तो राजनीति कर लेगा या व्यवसाय कर लेगा। ये वो इतना कर जाएंगे कि वो दोनों में से कुछ भी ना करे तो भी उसका जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान फूकने के लिए आई थी, जन आक्रोश, लेकिन हो सकता है वो कमलनाथ को संजीवनी दे गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पेंशन के मुद्दे पर कमलनाथ को संबोधित किया, तो जो सवाल उठा रहे थे नेतृत्व बीच बीच में, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो, तो सबके लिए एक संदेश दे गई हैं वो। मुझे नहीं लगता है मनोज जी कि संदेश देने की जरूरत भी थी। जो लोग सवाल उठा रहे थे भले ना हो, कांग्रेस में, लेकिन हाँ, अगर गांधी परिवार का कोई मुखिया अगर ये कह के जा रहा है, तो इसके बाद जो शंका, भ्रम, कोहरा या किसी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकड़ी हो। कोहरा तो बहुत कुछ पहले ही साफ हो गया था अब, और उसको एक तरह से क्लियर करके चली गई प्रियंका गांधी। मुझे लगता है कि वो ये कह करके कमलनाथ जी ही, मतलब स्पष्ट ना कह कि आपकी सरकार बने तो इन सबकी पेंशन भी बढ़ा देना। बिल्कुल। तो जो अजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे हमने देखा हो कि अन्य नेता हों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, यदि वो कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, वो कमलनाथ के सीएम चेहरे पर सवाल उठा रहे थे, नेतृत्व उन्हीं के में रहेगा, तो सवाल उठाने के पीछे हो सकता है कि उनकी अपनी पीड़ा हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो एक मौका रहता है चुनाव में, जैसे हम मतदाताओं की बात कर रहे थे मनोज जी, कि मतदाता चाहता है कि उसको किस तरह से अटेंशन मिले, तो वो अपने उस तरह के, आप देखिए बहुत सारी जगह पे, हम जहाँ पे हमारा स्टूडियो है उसके आसपास के मोहल्ले में यदि आप जाओगे तो वहाँ लिखा है, बैनर लगे हैं बहुत सारे घरों पर कि नर्मदा जल नहीं तो पानी नहीं, मतलब वोट नहीं। तो आप देखिए कि अब मतदाता को पता है कि अब तो सुनवाई होगी। तो जो चाहे अरुण यादव हाशिए पे थे, जो अपनी पीड़ा बार बार जग जाहिर कर रहे थे, हमने देखा अजय सिंह अपनी पीड़ा सार्वजनिक मंचों से जग जाहिर कर रहे थे कि मुझे भी काम दे दीजिए, तो वो सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये मौका रहता है जिस तरह से मतदाताओं के पास, उसी तरह से नेताओं के पास, कि वो अपने नेतृत्व पर प्रेशर बना सके, अपनी मनमानी करवा सके कि मुझे भी भाई महत्व दिया जाए। तो मुझे लगता है ये जो बयान आए थे वो इसी दृष्टि से आए थे। वो जो लोग बयान दे रहे थे उनको भी पता है कि उनके बयान देने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो पहले से तय है। जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है भाई उसका स्वाद चखेगा, सत्ता में आएगा तो। और केंद्रीय आला कमान आज की परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि जो कमलनाथ जी से बार्गेनिंग कर सके, वो देख चुके हैं अशोक गहलोत को कि किस तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में अब वैसी परिस्थितियां बची हैं, क्योंकि कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, उस पीढ़ी से आते हैं कि जो पीढ़ी, यदि हम आज प्रियंका गांधी की बात कर लें या राहुल गांधी की बात कर लें, उनके पिता के साथ, उनकी दादी के साथ उन्होंने काम किया है। तो आप देखिए वो उनको, उनकी बात को कैसे काट सकते हैं। ऐसे कई मौके आए मनोज जी, और भले ना किया हो, लेकिन गांधी नाम परिवार का जो नाम है वही पर्याप्त है कि अगर हो सकता है कि ये बात प्रियंका गांधी के बेटे भी कहते
तो भी कांग्रेस में वो सर्व स्वीकार्यता से उसको सुनना पड़ता, मानना पड़ता। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर भले राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करते, अब वो वक्त आ गया कि अगर राजनीतिक दल जो वादे करते हैं तो उसके अमल के लिए जो वोटर है वो 5 साल इंतजार ना करें। और जैसा हमारे सहयोगी ब्रिजेश ने भी बताया कि जिस प्रकार से वोट लग रहे हैं, जगह जगह हम ये देखने लगते हैं जब चुनावी सीजन में कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया तो वोट नहीं। तो ये मांग अगर शुरुआती स्तर पर उठा दी जाए और पूरे 5 साल तक अगर इसकी शोर सुनाई दे तो राजनीतिक दल जो वादे करते हैं और उससे मुकर जाते हैं उस पर उनको गंभीरता से विचार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।